जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र लर्निंग। हमने जैसा कि पहले ऑलरेडी कुछ आर्किटेक्चर्स देखे हैं, हमने ये भी देखा था कि हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। फिर हमने उसकी स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन देखी और उसके बाद हमने उसकी केरास में इम्प्लीमेंटेशन देखी। फिर हमने कुछ ऐसे आर्किटेक्चर भी देखे थे लाइक ली नेट, एलेक्स नेट, जिनमें कि हमने ये देखा कि ये आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं और इनको बनाने का मकसद क्या था और दरअसल इनका काम करने का तरीकाकार क्या है। और फिर मैंने पाइथन में इसकी एक स्क्रैच मॉडल भी आपके सामने बनाया था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है ये दरअसल फर्दर आगे यूज़ कैसे करनी है। अच्छा, वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, वो ये कि जब हमारे पास बने बनाए आर्किटेक्चर हैं, फॉर एग्जांपल रेस्ट नेट, एलेक्स नेट, ली नेट, VGG16, VGG19, इंसेप्शन नेट, ये तमाम के तमाम नेटवर्क जो कि हमें बना के दिए गए हैं, जो कि दरअसल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ही डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब उसमें जो असल में नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो या ज़्यादा कर दी जाती हैं या कम कर दी जाती हैं, या कहीं पे पूलिंग ऐड कर दी जाती है, कहीं पे कुछ और टाइप की पूलिंग ऐड कर दी जाती है, या नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर्स बढ़ा दी जाती है। दरअसल ये हमारे पास एक कंप्लीट जो मॉडल्स थे ये बनाए गए थे टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो ली नेट था वो बैंकिंग सिस्टम में या डिजिट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, जो कि यान लीकल ने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो इस केस में वो आपको याद होगा कि वो नेटवर्क अभी हमने यूज़ नहीं किया था, बल्कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको आपके सामने यूज़ करूँगा। तो अब जो मैं उसको यूज़ करूँगा वो दरअसल एक ट्रांसफ़र लर्निंग का फिनोमेना है, जिसके थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। मीन्स टू से कि मैं अपना वही वाला मॉडल यूज़ करूँगा और उस पर ट्रांसफ़र लर्निंग अप्लाई करूँगा, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र लर्निंग होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, ट्रांसफ़र लर्निंग दरअसल है क्या? ट्रांसफ़र लर्निंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो होते हैं, जो कि किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे, उनको हम किसी और रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हमारा एक मॉडल था, वो यूज़ हुआ था किसी प्रॉब्लम ए को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो यूज़ हुआ था प्रॉब्लम ए को सॉल्व करने के लिए, लाइक दिस वन, और मैंने उसको यूज़ कर लिया प्रॉब्लम बी को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक और प्रॉब्लम आ गई जो कि सिमिलर इन नेचर थी, किससे रिलेटेड, ए के रिलेटेड, तो मैंने इसको भी इसके लिए यूज़ कर लिया। तो दरअसल ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र लर्निंग फिनोमेना है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम एक जो मॉडल होता है उस मॉडल को वन प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं और उसको रिलेट करते हैं, या किसी और रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ अ ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग दरअसल हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि एक जो दिया गया नेटवर्क हो उसको ट्रेंड करना या उससे आउटपुट लेना या उसको एक ऑप्टिमाइज्ड वे में लेके आना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब इसके लिए आपको कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए होती है, इसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं और डाटा भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो ऑलरेडी लर्नड टास्क है हम उसको यूज़ करेंगे, मतलब प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करेंगे, जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर एक्सट्रैक्शंस, और एक एंटायरली एक नया मॉडल बन जाएगा जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड होगा, लेकिन उसको बताया जाएगा कि अब ये वाला काम करना है और वो बड़ा इफेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अच्छा, केरास के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आपको दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि VGG16 को हमने स्क्रैच भी इम्प्लीमेंट किया, और बाद में स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने उसकी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, जो कि
केरास के अंदर VGG16 नाम का एक डायरेक्ट मॉडल मैंने कॉल कर लिया। तो ये जितने भी ये नेटवर्क हैं इनके ऊपर ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई की जा सकती है। आपने नाम सुना होगा, आजकल एक योलो नाम का एक मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलर है, YOLO, यू ओनली लुक वंस। ये वाला जो हमारे पास मॉडल है ये भी दरअसल ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू इसको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसेंटली यूज किया जा रहा है। तो ये तो है हमारे पास कि ये ट्रांसफर लर्निंग होती क्या है और ट्रांसफर लर्निंग पे हम काम कैसे करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग नॉर्मली हम कंप्यूटर विजन के टास्क में देखा जाए तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब मेरे पास वेट्स दिए गए हैं। आपको याद होगा कि हमारी जो नेटवर्क की जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है कि ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये तमाम लेयर्स हैं और चलते चलते ये लेयर्स हमारे पास बढ़ती जाती है। ये जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी इनमें इतने ज्यादा प्री ट्रेन्ड वेट्स होंगे। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि उनमें उतने ज्यादा प्री ट्रेन्ड वेट्स होंगे। हम उन प्री ट्रेन्ड वेट्स को यूज करेंगे और यूज करते हुए हम उनसे फर्दर आगे ट्रांसफर लर्निंग करेंगे। और ये काम हम कंप्यूटर विजन में तो बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एलेक्सनेट होता है जो कि 8 लेयर्स पे था, जो कि यहाँ पे उसका कुछ सिमिलर आर्किटेक्चर बनाया भी गया है। ये 8 लेयर्स के ऊपर मुहित करता है। ओके, सो हमने ये देखा कि उसमें हमने 1 मिलियन इमेजेस मतलब 1000 क्लासेस यूज की थी, जो कि क्या थी, वो 1 मिलियन इमेजेस थे, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। अच्छा, ये जो 1 मिलियन इमेजेस थे हमारे पास यहाँ पे, ये 1000 क्लासेस को फर्दर इसने प्रिडिक्ट करना था इस एलेक्सनेट ने। मतलब अब आप ये देखो कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख इमेजेस हमें चाहिए होंगे इस नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। और जिस नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हमें 1 मिलियन इमेजेस चाहिए होंगे, तो इट मीन्स वो नेटवर्क कितना डेंस नेटवर्क होगा, कितना डीप नेटवर्क होगा। और हमने देखा भी है कि ये काफी डीप नेटवर्क होता है। सो अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास इमेजेस हैं 1000, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास इमेजेस हैं 1000, जो कि यहाँ पे मैंने बताया भी है कि अगर ये वाले इमेजेस होंगे और इन इमेजेस को मैंने अगर ट्रेन करना हुआ तो शायद ये नेटवर्क बहुत हैवी है या ये अंडर फिटिंग करनी शुरू कर दें। मतलब हाई बायस और हाई वेरिएंस वाली प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाए। सो अब देखा जाए तो हमारे पास जो नेटवर्क का साइज तो जैसा कैसा भी है, लेकिन हमारे पास डेटा सेट बहुत कम है। सो आपने ज़हन में रखना है कि एक डीप न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच से बनाने के लिए यू नीड मिलियंस ऑफ डाटा, मतलब मिलियंस ऑफ इमेजेस आपको चाहिए होते हैं कि आप उसकी एक्यूरेसी मेजर कर सको कि ये इसकी एक्यूरेसी है। लेकिन ये 1000 इमेजेस के केस में आई डोंट थिंक सो कि ये हमारे पास सफिशिएंट है। आई डोंट थिंक सो। सो इस केस में फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते ये हैं कि हम इस जो कंप्यूटेशनल पावर है उसको इंक्रीज भी कर लेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इमेजेस बहुत कम। इवन के ये जो इमेज नेट था इसमें 1 मिलियन इमेजेस थे और बाद में एलेक्स नेट की ही एक फॉर्म आई थी जो कि 55 मिलियन इमेजेस के ऊपर ट्रेन किया गया था। अब 55 मिलियन इमेजेस, यू कैन से इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। अब जो नेटवर्क इतने इमेजेस पे ट्रेन किया गया था और उनके वेट ऑप्टिमाइज्ड किए गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेटवर्क ने बहुत कुछ लर्न कर लिया है। योर नेटवर्क लर्न lot of things, lot of objects around us, उसने बहुत चीजें लर्न कर ली हैं। सो ये हमारे पास दरअसल एक, अब आपको समझ आ गई है कि हम ट्रांसफर लर्निंग क्यों यूज करेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, वी डोंट हैव 1000 इमेजेस इवन, वी डोंट हैव वेरी हाई कंप्यूटेशनल पावर। अगर हम
किसी टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि हमें बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे जीपीयू की एक्सेस हो, या हमारे पास बहुत हाई लेवल के जीपीयू हों, तो वहाँ पे तो हम ये काम कर सकते हैं, बट फिर भी हम डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आपके पास इस डाटा के साथ एलेक्सनेट जैसा आर्किटेक्चर ट्रेन करना और उसको ऑप्टिमाइज्ड करना ये नामुमकिन है। वाई? बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। सो अब फिर हम करेंगे क्या, मतलब हम कौन सा वो तरीकाकार है जिसको यूज करेंगे? दरअसल यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग का फिनोमिना आता है। क्यों ना हमारे पास जितना नेटवर्क ट्रेन हुआ है हम उस नेटवर्क को ट्रेन करें। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आप ज़रा यहाँ पे ये देखो कि आपके पास डाटा लेस है, तो फिर एक तो तरीकाकार ये हुआ कि हम ये डीप लर्निंग यूज़ ही ना करें, या दूसरा तरीकाकार ये हुआ कि हम डीप लर्निंग यूज़ तो करें लेकिन हम किसके थ्रू यूज़ करें, हम ट्रांसफ़र लर्निंग के थ्रू यूज़ करें। क्योंकि डीप लर्निंग यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसे एल्गोरिथम नहीं है जो कि जनरलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं या ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के ऊपर काम करेंगे। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे वेरिएशन ज़्यादा आती जाएगी, आपको डीप लर्निंग का पता चलता जाएगा कि ये डीप लर्निंग में कितना फिजिबल है काम करना। सो अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा फिनोमेना देखते हैं कि एनेबलिंग मैकेनिज्म। दरअसल ये ट्रांसफ़र लर्निंग होता है कि एनेबलिंग मैकेनिज्म होता है कि हम अपने नेटवर्क को एनेबल करते हैं टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन ऑन विच योर नेटवर्क वाज ट्रेन्ड। सो ये कैसे एनेबल करना है, ये काम कैसे करना है, हम अपने इन लेक्चर्स में तमाम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफ़र लर्निंग पैराडाइम्स को यूज़ भी करेंगे। सो यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क था, तो ये इसकी इनपुट लेयर, ये इसकी वेट 1 की लेयर, दिस इज़ द लेयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब W1 का मतलब है कि ये लेयर 1 के वेट्स हैं, W2 का मतलब है ये लेयर 2 के वेट्स हैं, W3 का मतलब लेयर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये W7 मतलब ये सॉफ्ट मैक्स लेयर के वेट्स हैं। Suppose that this network is AlexNet architecture which is trained on the huge amount of data, around 1 million images, और बाद में जो कि 55 million images पे भी ट्रेन किया गया। आप समझ लो कि ये है। अब now we have two possibilities to use this। एक तो तरीकाकार ये है कि हम या तो इस नेटवर्क का आर्किटेक्चर यूज कर लें। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 2-3 कन्वोल्यूशन के बाद भी हम पूलिंग अप्लाई करते हैं। हम हर कन्वोल्यूशन के बाद फिर एक दफ़ा पूलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे पास इस तरह के कई फिनोमिनाज हैं। सो इन फिनोमिनाज को हैंडल करने के लिए मैंने आपको बताया हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम लेयर के वेट्स ख़त्म कर दें, और मतलब आप जब इंटरनेट से डाउनलोड करो तो आप सिंपली क्या डाउनलोड करो, आप सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर डाउनलोड कर लो, बल्कि और उसकी लेयर्स की जो वेट फाइल है .h5 फाइल वो आप डाउनलोड ना करो। इस केस में हम सिंपली आर्किटेक्चर यूज़ करें। अच्छा, दूसरा केस ट्रांसफ़र लर्निंग में ये भी हो सकता है कि हम आर्किटेक्चर भी यूज़ करें और हम उसका वेट भी यूज़ करें। मतलब वो वाला आपका जो नेटवर्क है, जिन वेट्स पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, हम वो दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। मतलब आर्किटेक्चर भी यूज़ करो और उनके वेट्स भी यूज़ करो। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, मतलब ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि दोनों चीज़ों को यूज़ करना। इनफैक्ट हमारे पास जो ट्रांसफ़र लर्निंग का पैराडाइम है वो ज़्यादातर इसी को फॉलो करता है कि हम लेयर के आर्किटेक्चर भी यूज़ करते हैं और नेटवर्क का और उसके वेट्स भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसी पे ही काम करेंगे। क्योंकि अगर हम सिंपली आर्किटेक्चर यूज़ करें तो नो डाउट हमें आर्किटेक्चर का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि माइट बी पॉसिबल कि वो जो आपके पास आर्किटेक्चर है उसको ट्रेन करने के लिए दोबारा वेट्स की इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हम ना कर सकें। अगर हम दोबारा उसकी इतनी ऑप्टिमाइजेशन ना कर सके तो फिर हमें आर्किटेक्चर यूज़ करने का भी फ़ायदा नहीं होगा।
यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो कि हमारे पास ये जो, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास ये जो नेटवर्क होता है ये कुछ एफ ऑफ एक्स, मतलब एक हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे, और ये फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास सॉर्ट ऑफ लाइक इस तरीके से काम करेगा। मतलब ये हमारे पास लेयर 1, दिस इज योर लेयर 1, और ये लेयर 1 के ऊपर हम क्या करते हैं कि W1 और X1 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम बायस ऐड कर देंगे, इसके ऊपर हम रिलो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फिर ये काम तमाम लेयर्स पे होता चला जाएगा और रिलो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होते चले जाएंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, वी आर फिक्सिंग दिस, फिक्सिंग मतलब वी आर फिक्सिंग द वेट्स। यहाँ पे आप देखो, जब मैं वेट्स की बात करूंगा तो वेट्स हम क्या करेंगे, ये फिक्स कर देंगे, और अगर हमारे वेट्स फिक्स हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास वेरिएशन किस चीज की आएगी, ये एक्स की, एक्स मतलब वो जो फीचर वेक्टर होगा, और उसके ऊपर हम रिलो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमें कैटेगराइजेशन में कोई सॉफ्ट मैक्स लेयर पे कोई ना कोई कैटेगरीज हमें ये देगा। सो दिस इज इनफैक्ट अ ट्रांसफर लर्निंग। अब ट्रांसफर लर्निंग CNN में करने के लिए यहाँ पे आप इसमें ना कई एक तरीकाकार हैं। मतलब अब देखो, आप मुझे ये कहते हो कि सर हमने ना ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करनी है तो क्या तरीकाकार होगा कि हम उसको यूज़ करें, और आपने मेरे साथ ये बात ऑलरेडी की भी है कई दफ़ा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे इंक्वायर करूंगा दैट वुड बी योर साइज ऑफ योर डाटा सेट, कि आपके डाटा सेट का साइज क्या है और आप जो प्रॉब्लम उससे सॉल्व कर रहे हो उसकी नेचर क्या है, मतलब उसकी प्री ट्रेन्ड मॉडल के साथ सिमिलैरिटी क्या है। अगर मैं ये कहूं कि आपने पेडिस्टेरियन डिटेक्शन करनी है, मतलब रोड्स के ऊपर जो लोग चल रहे हैं आपने उनको डिटेक्ट करना है, तो योलो एल्गोरिथम या योलो प्री ट्रेन्ड मॉडल मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो यूज करोगे, और डेफिनेटली करोगे। और अगर आपने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है लाइक योर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें हर तरह के ऑब्जेक्ट्स हों, तो हमारे पास रेस्ट नेट, एलेक्स नेट, इंसेप्शन नेट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये अवेलेबल होंगे। So depending upon the similarity of the data with the problem that on the basis of which your previous network is trained, ये भी डिफाइन करेगी कि हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, और ये चीज भी डिफाइन होगी कि हम जो भी चाहे मॉडल यूज करें, हमारे पास डाटा सेट का साइज क्या है। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता होता हूं कि आपके डाटा सेट का क्या साइज है, और आप मुझे बताते हो समटाइम कि सर मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, 500 इमेजेस हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम टाइप ऑफ ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन रफली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफर लर्निंग हम करते हैं इसके कई एक तरीकाकार हैं। मतलब ये हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि इमेज नेट के ऊपर ट्रेन किया गया है, ये वाला। अब इस नेटवर्क के ऊपर ये तो इनपुट लेयर थी, ये हमारे पास कॉन्वलेयर, ये मैक्स पूलिंग, फिर कॉन्वलेयर और मैक्स पूलिंग। मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक VGG जैसा आर्किटेक्चर नहीं लग रहा। सो अब इस VGG लाइक आर्किटेक्चर को अगर मैंने इस पे ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करनी हो और मेरे पास अगर स्मॉल डाटा सेट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तमाम वेट्स को फिक्स कर देंगे और हम सिर्फ अपने क्लासीफाई आपको पता है ना कि फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद किस जगह पे जाके क्लासीफाई होता है, सिर्फ हम ये क्लासिफिकेशन वाली लेयर्स को अपडेट करेंगे। मतलब जो यहाँ पे फुली कनेक्टेड लेयर और सॉफ्ट मैक्स लेयर थी, हम इनको फाइन ट्यून करेंगे या इनको दोबारा से रीट्रेन करेंगे, रादर देन कि हम तमाम की तमाम लेयर्स करें। ये डिपेंड करता है कि हमारे डाटा सेट का साइज क्या है। जैसा कि इस केस में अगर स्मॉल डाटा सेट साइज हो, लेकिन ये चीजें आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। सो अगर आपके पास आपके डाटा सेट का साइज मीडियम है, तो हम
फाइन ट्यून करेंगे इंस्टेड यूजिंग द ओल्ड वेट्स। मतलब हम कुछ कन्वोल्यूशन लेयर्स, नॉट ऑल कन्वोल्यूशन लेयर, बल्कि हम कुछ कन्वोल्यूशन लेयर्स को दोबारा रीट्रेन करेंगे। रीट्रेन मतलब उनके वेट्स भी अपडेट हो रहे हैं। तमाम की तमाम लेयर्स को अपडेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। चाहे आप समझ लो कि आपके पास डाटा सेट का साइज अराउंड कोई, अगर वो 1 मिलियन पे ट्रेन किया गया था तो आपके पास 50,000 70,000 के करीब इमेजेस हैं। तो फिर हम ये वाला फिनोमेना यूज करेंगे कि हम इसके क्लासीफायर को तो ट्रेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ हम इसके कुछ कन्वोल्यूशन लेयर्स को भी रीट्रेन करेंगे। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमारे पास जब डाटा साइज बहुत कम हो तो फिर हम क्या करते हैं, और जब डाटा साइज हमारे पास मीडियम हो तो फिर क्या करते हैं। लेकिन इस चीज़ की डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम आगे चल के लेंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, और ये मैं आपको कोड के ज़रिए बताऊंगा कि कैसे हम ये काम करते हैं। मतलब मैं अगर कहता हूं कि ये वाली लेयर्स ख़त्म कर दो और यहाँ पे कोई नए लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन या कुछ भी लगा दो, या कोई कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की जगह या फुली कनेक्टेड लेयर की जगह किसी और को ऐड कर दो, तो ये कैसे करना है पाइथन में, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई कन्वोल्यूशन लेयर किसी को फ्रीज करना हो, ये जो प्रोसेस होता है ये फ्रीजिंग प्रोसेस होता है कि कुछ लेयर्स को फ्रीज कर दिया जाए, जैसे कि इस केस में ये वाली लेयर्स फ्रीज हैं, और ये भी फ्रीजिंग प्रोसेस है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये तमाम लेयर्स फ्रीज हैं, और सिर्फ ये लेयर्स जो हैं ये आपके पास चेंजेबल हैं कि हम इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं और इनको रीट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास ना कई तरह के मॉडल्स होते हैं ट्रांसफर लर्निंग के। मतलब ये मॉडल्स क्या हैं, दैट ये मॉडल्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता के भी आया हूं कि कई तरह के CNN के मॉडल्स हैं जिनको हम यूज, तो ये मॉडल्स हमने ऑलरेडी भी हमने पढ़े हैं कि ये VGG नेट क्या होता है, गूगल नेट क्या है, रेजिड्यूअल रेस्ट नेट क्या होता है। ये रेस्ट नेट अभी हमने डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा हमने देखे थे कि ली नेट क्या होता है, एलेक्स नेट क्या होता है। मतलब ये उसी तरह के मॉडल्स ही हैं। हम इन्हीं मॉडल्स को यूज करते होते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, फॉर ट्रांसफर लर्निंग पर्पस। हम अपने इस जो कंप्लीट एक लेक्चर्स हैं या हम अपने इस कोर्स में किसी एक मॉडल को यूज भी करेंगे फॉर ट्रांसफर लर्निंग। वो कैसे यूज करेंगे, कोड के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। अच्छा, जो हमारे पास मॉडल्स फॉर ट्रांसफर लर्निंग है, इसमें जो हमें प्री ट्रेन्ड मॉडल जो है ना ये लोड करने होते हैं। जब भी आप ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करते हो तो दरअसल हम प्री ट्रेन्ड मॉडल को पहले लोड करते हैं। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि VGG को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो हमें इम्प्लीमेंट करने की तो इस केस में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मॉडल प्री ट्रेन्ड आपको अवेलेबल है अलॉन्ग विद वेट्स। ये केरास की लाइब्रेरी में दिया गया। केरास अगर इसमें तमाम इसके जो वेट्स होंगे वो भी डाउनलोड करेगा। अच्छा, जब आप ये डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हमारे पास ये जो हम डाउनलोड करते हैं ये फाइल बनती होती है .h5 फाइल। ये जो .h5 फाइल है ये दरअसल हमारे पास वेट्स होते हैं, और इन वेट्स को हम यूज करेंगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, केरास के अंदर जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन लोडिंग अ गिवन मॉडल, जब भी आप कोई मॉडल लोड करोगे फॉर ट्रांसफर लर्निंग पर्पस, तो हम उसमें एक पैरामीटर पास किया जाता है इंक्लूडिंग टॉप का, इंक्लूड टॉप। ये ट्रू या फॉल्स लेगा वैल्यू। तो उस केस में ये क्या करता है कि अगर इसको ट्रू वैल्यू दे दी जाए तो इसकी जो टॉप की लेयर होती है, मतलब फाइनल लेयर होती है, या तो वो इसमें इंक्लूड हो जाती है या वो इससे एक्सक्लूड हो जाती है। ये आगे चल के मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बताऊंगा। मतलब फुली कनेक्टेड लेयर्स जो होगी, जो कि लास्ट पे होती है, वो लोड करनी है या नहीं करनी, ये दरअसल हम इंक्लूड टॉप के आर्ग्यूमेंट से करते हैं। लाइक दिस वन, ये वाली लेयर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे,
या इसको एक्सक्लूड करेंगे या हम अपना मॉडल बनाएंगे, ये क्या करना है, ये तमाम चीज़ें हम जब मॉडल लोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बताते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि हम कुछ लेयर्स को फ्रीज करते हैं और कुछ लेयर्स को हम उसके दोबारा रीट्रेन करते हैं, और कंपैरेटिवली ये रीट्रेन करना कंप्लीट आर्किटेक्चर को रीट्रेन करने से बहुत ही कम टाइम लेता है और बहुत ही कम कंप्यूटेशनल पावर लेता है। सो हम अपनी इन लेयर्स को जिनको फ्रीज करते हैं उनको हम फ्रीज लेयर कहते हैं, और ये भी हम केरास के अंदर ये चीज़ करके देखेंगे कि ये कैसे फ्रीज किया जाता है। दिस वन, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है। आप कुछ लेयर्स को भी फ्रीज कर सकते हो, आप तमाम लेयर्स को भी कर सकते हो, आप लास्ट वन लेयर को छोड़ के बाकी सबको फ्रीज कर दो, या कुछ टॉप की लेयर्स को अनफ्रीज करो, ये तमाम कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अच्छा, अब ये प्री ट्रेन्ड मॉडल होता क्या है, ये क्योंकि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ये प्री ट्रेन्ड मॉडल हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि किसी पर्सन ने बनाया था किसी टास्क के लिए, किसी एक टास्क को सॉल्व करने के लिए, और हम उस मॉडल को यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम, मतलब सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मैं वो जो सिमिलर प्रॉब्लम इन नेचर है मैं वो सॉल्व करूंगा इससे। अच्छा, अब ये जो सिमिलर प्रॉब्लम देखना कि ये सिमिलर प्रॉब्लम है कि नहीं है, इन तमाम चीज़ों को ये हम आगे चल के देखेंगे कि इसका क्या फिनोमिना होता है। यहां पे एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एक मॉडल बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि आप ये मॉडल बनाना चाहते हो, सो इस मॉडल को बनाने के लिए हम कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करेंगे। या तो एक तरीकाकार ये है कि हम अराउंड कोई ईयर्स लगा दें इस चीज के ऊपर कि हम कोई इमेज रिकग्निशन एल्गोरिथम बनाएं। कोई भी इमेज रिकग्निशन एल्गोरिथम बनाएं। वो एल्गोरिथम जब बनेगा तो उसमें कोई सबसे पहले तो हमें कोई डाटा सेट चाहिए होगा, वो डाटा सेट जो कि मिलियन ट्रिलियन ऑफ इमेजेस के ऊपर बेस करता हो, और आप उस डाटा सेट को यूज करोगे। या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि माइक्रोसॉफ्ट लाइक या कोई और जो वेंडर्स हैं उन्होंने आपके लिए कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल दे दिया है और आपने उस प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज करना है इन ऑर्डर टू ट्रेन योर क्लासीफायर। जैसा कि इस केस में बताया गया है कि हमारे पास इंसेप्शन नेट होता है जो कि गूगल ने बनाया था इमेज नेट डेटाबेस के ऊपर, डाटा सेट्स के ऊपर। आप कोशिश करो कि आप ये जो इमेज नेट डाटा सेट है ये आप जाके देखो कि ये किस तरह का है, और इमेज नेट के ऊपर ये ट्रेन किया गया मॉडल हम इसको यूज करें। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि ये जो प्री ट्रेन्ड मॉडल होता है ये आपको 100% एक्यूरेसी नहीं भी दे सकता, लेकिन हमारी ये कई तरह की एफर्ट, कई तरह के डाटा सेट की प्रॉब्लम्स, कई तरह के इश्यूज जो हैं वो ये रिजॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से हम इस फिनोमिना को, मतलब ट्रांसफर लर्निंग को यूज करना ज्यादा इजी समझते हैं और ज्यादा इफेक्टिव वे समझते हैं। अब हम एक और चीज जो देखेंगे वो ये है कि हम किस कौन कौन से तरीके, वो कौन कौन से वेज हैं जिनसे हम अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि हम अपने नेटवर्क को यूज करें एज ए फीचर एक्सट्रैक्टर। एज ए फीचर एक्सट्रैक्टर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है और उस मॉडल के ऊपर मैंने आपको प्रीवियस तमाम लेक्चर्स में ये बताया था कि जितनी भी प्रीवियस लेयर्स होती हैं, मतलब लास्ट जो डेंस लेयर होती हैं उनको निकाल के, मतलब फुली कनेक्टेड लेयर्स को निकाल के जितनी भी लेयर्स होंगी वो कन्वोल्यूशन लेयर्स होंगी, और उन तमाम कन्वोल्यूशन लेयर्स के ऊपर दरअसल हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन फिर हम करेंगे, मतलब हमारे पास तमाम जो पहली लेयर्स होती थी जो कि कन्वोल्यूशन लेयर्स थी वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करती थी, वो इन द सेम वे फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, वी कैन यूज ए प्री ट्रेन मॉडल एज अ फीचर एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म. What we can do is that we can remove the output layer, that one which gives the probabilities for being in each of the 1000 classes. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंप्लीट एक नेटवर्क जो होगा उसकी प्रीवियस लेयर्स एज इट इज रहेंगी, सिर्फ हम चेंज क्या करेंगे, उसकी वो वाली लेयर जहाँ पे आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन या हमारे पास कोई सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन या हमारे पास कुछ यूज हो रहा था, ताकि हम नंबर ऑफ क्लासेस को कम ज्यादा कर सकें और उनकी प्रोबेबिलिटीज को प्रिडिक्ट कर सकें. और सिर्फ इस केस में ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन है, सिर्फ वो हमारे पास वही रहेंगे, बल्कि हमारे पास दरअसल ये फाइन ट्यून हो रहा है मॉडल. दूसरा तरीकाकार ये होता है, एक और वे है, वो ये है कि यूज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्री ट्रेन्ड मॉडल. इन दिस केस वी यूज द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडल व्हाइल इनिशियलाइजिंग ऑल द वेट्स रैंडमली. मतलब हमारे पास जितनी प्रीवियस लेयर्स होंगी उन तमाम की तमाम लेयर्स को हम दोबारा से ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डेटा सेट. मतलब हमारे पास अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा है तो फिर हम वेट्स जो हैं, जिनको कि मैंने आपको बताया है कि हम फ्रीज करेंगे, हम वो फ्रीज भी नहीं करेंगे, बल्कि हम उन तमाम की तमाम लेयर्स को रीट्रेन करेंगे. और इसके लिए हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर हमें ज़्यादा चाहिए होगी. ये हम ऑलरेडी चीज़ डिस्कस करके आए भी. अच्छा, दूसरा तरीका एक और भी है कि हम कुछ लेयर्स को ट्रेंड कर लें और कुछ लेयर्स को ट्रेंड ना करें. मतलब हम इनिशियल लेयर्स जो होंगी उनके वेट्स को, कुछ वेट्स को एज इट इज रहने देंगे और कुछ वेट्स जो कुछ लेयर्स इंटरमीडिएट लेयर्स होंगी उन वेट्स को हम दोबारा रीट्रेन कर लेंगे. ये हमने डिस्कस किया है. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा की नेचर क्या है. सो हम ये देख सकते हैं, ये हम टेस्ट का, ये एक हिट एंड ट्रायल के थ्रू हम देखेंगे कि हमें कितनी नंबर ऑफ लेयर्स को फ्रोजन करना है और कितनी नंबर ऑफ लेयर्स को हमने रीट्रेन करना है. दैट इज मोर रिलेटेड टू योर हिट एंड ट्रायल मैकेनिज्म. सो अब ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये डाटा पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डाटा कैसे काम करेगा, ये डाटा को हम कैसे यूज़ करेंगे. ये तमाम की तमाम चीज़ें इस चीज़ के रिलेटेड हैं कि हमारे पास डाटा सेट क्या है और डाटा सेट का साइज़ क्या है और डाटा सेट की सिमिलैरिटी क्या है उसके साथ जो कि प्री ट्रेन्ड मॉडल हम यूज़ करने जा रहे हैं. सो हमारे पास केस क्या हो सकता है कि हम फाइन ट्यून करेंगे द लोअर लेयर्स ऑफ द प्री ट्रेन्ड मॉडल, या हम फाइन ट्यून करेंगे आउटपुट जो डेंस लेयर ऑफ द प्री ट्रेन्ड मॉडल, मतलब लास्ट लेयर होगी, उसको हम करेंगे. और अगर हमारे पास डाटा सेट का साइज ज़्यादा है या कम है तो उसकी बेस के ऊपर हम मॉडल को स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हैं या हम उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं. इन तमाम चीज़ों को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे होगा. ये हमारे पास 4 तरह के सिनेरियोज हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं. इन चारों सिनेरियोज में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहला सिनेरियो है, मतलब प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करने के 4 सिनेरियोज हैं. पहला सिनेरियो मेरे पास ये बनेगा कि मेरे पास साइज ऑफ डाटा जो है वो स्मॉलर है, लाइक दिस वन. मेरे पास जो डाटा का साइज है वो स्मॉलर है, वाइल द डाटा की जो सिमिलैरिटी है वो वेरी हाई है. मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरे पास डाटा की सिमिलैरिटी वो बहुत हाई है और डाटा का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल है. तो ये चीज़ कहीं यहाँ पे आएगी. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंस द डाटा सिमिलैरिटी इज़ वेरी हाई, कि हमारे पास जो डाटा की सिमिलैरिटी है वो बहुत हाई है. किसके साथ? आपके प्री ट्रेन्ड मॉडल के साथ. सो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने मॉडल को रीट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. We don't need to retrain our model. What we need is
all we need is to do is to customize and modify the output layer only। मतलब ये वही बात है जो हम यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं कि हम सिंपल आउटपुट लेयर को कुछ थोड़ा सा रीट्रेन करेंगे, और जब आउटपुट लेयर आपके पास रीट्रेन हो जाएगी तो फिर हम देख सकेंगे कि इधर आपके मॉडल ने क्या परफॉर्मेंस दी। सो सेकेंडली हमने ये कहा कि हम प्री ट्रेन मॉडल में से फीचर एक्सट्रैक्टर को यूज करेंगे। मतलब जो प्री ट्रेन मॉडल है, कोई VGG नेट है, कोई LX नेट है या कोई भी नेट है, उसको हम एज ए फीचर एक्सट्रैक्टर यूज करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्टर मतलब जैसा कि मैं पहले बता के आया हूं कि आपके पास डाटा कम है और सिमिलरिटी आपके पास बहुत हाई है, तो इट मीन्स हम प्री ट्रेन मॉडल यूज तो करेंगे, लेकिन वो जो प्री ट्रेन मॉडल हमारे पास होगा वो एज ए फीचर एक्सट्रैक्टर काम कर रहा होगा। सपोज हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो इमेज नेट के ऊपर ट्रेन किया गया है, एंड इफ द न्यू सेट ऑफ द इमेजेस हैव कैट्स एंड डॉग्स, मतलब जो पहला मॉडल था वो इमेज नेट पे किया गया था और उसके बाद जो हमारे पास डाटा सेट है वो हमारे पास कैट्स एंड डॉग्स पे बेस करता है। मतलब जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं या जिस पे हम मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं। Here the images we need to identify would be similar to the ImageNet। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जरा गौर से देखना, मैं आपके सामने एक यहाँ पे ओपन करता हूं ImageNet का मॉडल। हम यहाँ पे एक ImageNet का मॉडल देखते हैं कि वो किस तरह का होता है, तो फिर हम बात करेंगे कि इनफैक्ट ये इसमें किस तरह का डाटा था। दिस वन, आप यहां पे चले जाओ और आपको यहां पे ये डाटा सेट मिलेगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था ImageNet का। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इस नेटवर्क को आप इस डाटा सेट को देखो, इसमें हर तरह का डाटा है। मतलब इसमें ग्लास से लेकर, इसमें एरोप्लेन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, इवन के ह्यूमन का भी डाटा इसमें शामिल है। सो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें है क्या, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज दिस। इसमें ये तमाम कैटेगरीज हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जाके एक दफा देखो कि ये डाटा सेट किस तरह का है। आप इसको यहां से ओपन करो और करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें किस किस तरह का प्लांट है, इसमें किस किस तरह के पर्सन्स की इमेजेस है, या इसमें किस तरह के इंडिविजुअल्स की इमेजेस हैं। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हमें पता चल जाएगा कि एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए। सो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि यहां पे हर तरह का डाटा अवेलेबल है। यहां पे हर तरह का डाटा अवेलेबल है। मतलब मैं यहां पे अगर कोई डाटा ओपन करता हूं तो ये आप करके देखो, ये शायद थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वो डाटा नजर आएगा। ये उसका URL है जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप इसको जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो। अच्छा, उसके बाद इन दिस केस ऑल वी डू इज जस्ट टू मॉडिफाई द डेंस लेयर एंड द फाइनल सॉफ्टमैक्स लेयर टू द आउटपुट ऑफ द 2 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ 1000। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो ImageNet का या जो हमारे पास जो मॉडल इंसेप्शन नेट बनाया गया था वो दरअसल बेस करता था किसके ऊपर, 1000 क्लासेस को प्रेडिक्ट करता था। इवन के VGG में भी ऐसे ही था। लेकिन क्योंकि अब मैंने बात की है कि हम कैट्स या डॉग 2 क्लासेस में इसको करेंगे और हम सिर्फ इसकी वो क्लासेस पे काम करेंगे जो कि क्लासेस हमारे पास, जो कि क्लास प्रिडिक्ट करेगी, मतलब उस लेयर पे काम करेंगे, और वो लेयर हमारे पास सॉफ्टमैक्स लेयर होती है या फुली कनेक्टेड लेयर्स होती है। सो हम इन 2 लेयर्स को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद ये 2 कैटेगरीज को भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। बल्कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये काम आप करो।
ये आप तमाम लेक्चर सीरीज देखोगे और करने के बाद मैं पाइथन में आपके सामने कोड इंप्लीमेंट करूंगा, तो फिर ये काम आप खुद कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ अ टास्क। अच्छा, सिनेरियो 2 भी इसमें था। ये सिनेरियो 2 क्या कहता है? ये सिनेरियो 2 है कि साइज ऑफ द डाटा इज स्मॉल, मतलब काफी स्मॉल है, एंड डाटा सिमिलरिटी है वो काफी लो है। मतलब एक तो डाटा साइज भी कम है और सिमिलरिटी भी कम है। इन दिस केस वी कैन फ्रीज द इनिशियल लेयर्स, मतलब जो इनिशियल के लेयर्स जो हैं उनको हम फ्रीज कर देंगे। और k माइनस n, मतलब क्योंकि डाटा सिमिलर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम तमाम के तमाम फीचर एक्सट्रैक्शन लेयर मतलब कन्वोल्यूशन लेयर्स को हम फ्रीज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसको फ्रीज करेंगे? हम कुछ लेयर्स को फ्रीज करेंगे, लाइक दिस वन, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताया भी है कि हम कुछ यहाँ से कुछ पार्ट को फ्रीज कर देंगे। लाइक मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चंक को फ्रीज कर देता हूँ, लाइक यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ये वाला पार्ट जो है ये मैं दोबारा रीट्रेन करता हूँ। अब देखो इसमें कन्वोल्यूशन को भी हम दोबारा रीट्रेन कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन use it for whenever your data similarity is very low। ये कितनी नंबर ऑफ लेयर्स को हमने करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे डाटा के साइज के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है कि हमें दरअसल करना क्या पड़ता है, द टॉप लेयर्स वुड देन बी कस्टमाइज्ड टू द न्यू डाटा सेट, मतलब जो हमारी टॉप लेयर होगी वो न्यू डाटा सेट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज होगी। सिंस द न्यू डाटा सेट हैज लो सिमिलरिटी, क्योंकि हमारा केस ये कहता है कि हमारे पास सिमिलरिटी बहुत लो है, इट इज सिग्निफिकेंट टू रीट्रेन द मॉडल, मतलब हम अपने मॉडल के कुछ चंक को रीट्रेन करेंगे, कुछ लेयर्स को, कुछ ज्यादा लेयर्स को हम रीट्रेन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डाटा सेट। द स्मॉल साइज ऑफ द डाटा सेट इज compensated by the fact that the initial layers are kept pre-trained, मतलब क्योंकि अब डाटा सेट हमारे पास कम भी है, ऑल्दो के वो डिसिमिलर है, मतलब उसकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको वहां पे बताया भी है कि हम तमाम की तमाम लेयर्स, प्री ट्रेन लेयर्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि कुछ चंक को हम रीट्रेन करेंगे और कुछ को हम प्री ट्रेन रहने भी देंगे, जो कि प्रीवियसली डाटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया था। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि हमारे पास जो डाटा होगा, हम क्योंकि हमारे पास वो वाला जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी बहुत बड़े ह्यूज डाटा के ऊपर वो ट्रेन किया गया है, तो अगर हम उसका बेनिफिट नहीं लेंगे या उसकी कुछ प्री ट्रेन लेयर्स को यूज नहीं करेंगे, तो शायद फिर हमारा नेटवर्क दोबारा ट्रेन करने के लिए इतने स्मॉल डाटा के ऊपर ओवरफिट कर जाए। सो हम फिर क्या करते हैं कि हम उन लेयर्स को जिनको कि हम यूज करना चाहते हैं, उन लेयर्स के वेट्स को हम फ्रीज कर देते हैं, ताकि वो वाले वेट्स एज इट इज रहें। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो वेट्स हमारे पास होते हैं ये भी दरअसल लेयर टू लेयर वेरी करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख के भी आए थे। सो हम जिस लेयर पे काम कर रहे होंगे उस पे उस तरह के वेट्स काम चल रहे हैं। सो ये तो इसका सिनेरियो 2 था। अब सिनेरियो 3 है। तीसरा सिनेरियो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम क्या है, वो ये है कि साइज ऑफ द डाटा सेट इज लार्ज, हाउएवर द डाटा सिमिलरिटी इज वेरी लो। मतलब हमारे पास जो डाटा सेट का साइज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिमिलरिटी जो है वो बहुत लो है, मतलब हम कहीं यहाँ पे। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये होगा कि वी हैव लार्ज डाटा सेट, आवर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन वुड बी इफेक्टिव। मतलब बेहतर तो यही है कि हम नया नेटवर्क ही ट्रेन कर, लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा टोटली डिफरेंट है, मतलब उसकी सिमिलरिटी बहुत लो है, द प्रेडिक्शन मेड यूजिंग द प्री ट्रेन मॉडल वुड बी नॉट इफेक्टिव। मतलब चाहे हमारे पास डाटा सेट जितना भी बड़ा है, लेकिन क्योंकि उसकी सिमिलरिटी नहीं है, तो सिमिलरिटी ना होने की वजह से जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आएगा वो कोई इतना बेहतर नहीं होगा।
अब इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं, या तो कुछ लेयर्स जो हैं वही वाली पहले वाली बात कि हम कुछ लेयर्स को दोबारा रिट्रेन कर लें और कुछ लेयर्स एज इट इज़ रहने दें। लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास डाटा सेट ही इतना ज़्यादा है? तो ये बेटर यही होगा कि हम अपने नेटवर्क को स्क्रैच से रिट्रेन करें। और जब वो नेटवर्क स्क्रैच से रिट्रेन होगा तो आई एम श्योर, बल्कि ये अमूमन ये चीज़ एग्री की जाती है, साइंटिस्ट भी इसको एग्री करते हैं कि वो वाला नेटवर्क आउट परफॉर्म करेगा। मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि या सिर्फ आर्किटेक्चर यूज़ कर लें या फिर आर्किटेक्चर और वेट्स दोनों को यूज़ कर लें। सो इस केस में मैं सिर्फ आर्किटेक्चर कहूँगा कि आर्किटेक्चर यूज़ किया जाए और तमाम के तमाम वेट्स और तमाम के तमाम जो हमारे पास ट्रेनिंग है वो स्क्रैच से की जाए। अच्छा, इसके बाद एक फाइनल सिनेरियो होता है, चौथा सिनेरियो। वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास डाटा का साइज है वो बहुत बड़ा है और डाटा की सिमिलरिटी भी बहुत ज़्यादा है किससे, जो कि हम ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं जिस पे मॉडल को। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है। इन दिस केस द प्री ट्रेन मॉडल शुड बी मोस्ट इफेक्टिव। मतलब अब अगर हम प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करें तो ये काम करेगा। द बेस्ट वे टू यूज़ द मॉडल इज़ टू रीट्रेन द आर्किटेक्चर। सबसे बेहतर तरीका इसमें डेफिनेटली ये है कि हम अपने आर्किटेक्चर को रीट्रेन करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ट्रांसफ़र लर्निंग जितनी भी सही हो, जितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन ट्रांसफ़र लर्निंग के फिनोमेना में कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है। मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट कंप्रोमाइज़ ज़रूर होती है। देन हम इस नेटवर्क को रीट्रेन कर सकते हैं, इस मॉडल को, यूजिंग द वेट्स एज इनिशियलाइज्ड इन द प्री ट्रेन मॉडल। मतलब उन्हीं वेट्स के ऊपर इसको दोबारा रीट्रेन किया जाएगा कंप्लीट के कंप्लीट मॉडल को, तो यही वेट नए डाटा के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ कि ये 4 सिनेरियो होते हैं जिनमें कि हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग डिफरेंट तरीके से यूज होती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो ये वाला लेक्चर हम अपना यहाँ पे एंड करेंगे। ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव लेक्चर था, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये देखेंगे कि इनको थ्रू कोड कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो कौन सी लेयर को फ्रीज करना है, कैसे हमने लेयर को अपडेट करना है, मतलब इंडिविजुअल लेयर्स पे कैसे जाके काम करना है, हम ये देखेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल talk practically on the implementation of transfer learning, or we will practically implement the transfer learning through codes, and we will also implement all these types of scenarios what we have seen in this lecture. So until next lecture, thank you.